गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आज हम घर्षण को निपटाइए देंगे, लेकिन आप लोग देखना, ठीक है, ध्यान मग्न पूर्वक। आपको हंसी भी आएगी, समझ भी आएगी, इजीली वे में आएगी, लेकिन आप देखना ज़रूर। फ्रिक्शन, घर्षण। देखो घर्षण क्या है? घर्षण क्या है? गति में अवरोध को ही घर्षण कहते हैं। अगर आप चल रहे हो तो आपको घर्षण लग रहा है, क्योंकि आप जितना इफ़िशियंसी से चल रहे हो ना, उतना पूरा का पूरा खर्चा नहीं हो जाता आपका ऊर्जा, थोड़ा घर्षण में भी लगता है। तो मतलब क्या है, गति में जो है अवरोध उत्पन्न जब कर देता है तो वही अवरोध क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। जैसे टायर जब चलता है तो पूरा का पूरा छिछल थोड़ी जाता है, तनी स्लो मतलब उसको घर्षण पकड़ के रखता है। तो घर्षण क्या करता है? गति में अवरोध उत्पन्न करता है। घर्षण करने के लिए दो वस्तु का होना जरूरी है। एक वस्तु अकेला कभी घर्षण नहीं करता है। तो मतलब सिंगल वस्तु घर्षण कर पाएगा। जैसे रोड है, खुरदुरा है, चलो ठीक है, उस पर घर्षण कैसे पता चलेगा? जब तक उस पर दूसरा चीज़ चलेगा नहीं तब घर्षण पता चलेगा। तो घर्षण उत्पन्न करने के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है। और घर्षण किसी वस्तु के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि घर्षण सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। सतह का प्रकृति मतलब वस्तु प्लेन है, उसका सतह प्लेन है कि खुरदुरा है, मतलब रफ है कि सॉफ्ट है, ठीक है। जैसे अगर हम तख्ता लेते हैं, तख्ता, उस तख्ता को अभी अभी चिड़ा के लाए हैं तो उसका घर्षण ज़्यादा होगा। उस पर रंडा चला देंगे तो घर्षण प्लेन हो जाएगा, तो घर्षण कम हो जाएगा। आइए समझते हैं। घर्षण दो टाइप का होता है। तो गति में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहेंगे? घर्षण कहेंगे। ये घर्षण दो तरह की होती है। एक होती है स्थैतिक घर्षण, एक होती है गतिक घर्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं। देखो स्थैतिक घर्षण क्या है? आप लोग जानते हो कि घर्षण क्या है? गति में अवरोध उत्पन्न करेगा, घर्षण कहते हैं। घर्षण के लिए दो वस्तु का होना जरूरी है। घर्षण एरिया पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि सतह के प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसमें दो तरह की घर्षण होती है, क्योंकि वस्तु जो है एक गति में भी हो सकता है, स्थैतिक मतलब होता है स्थिर, विरामावस्था में। तो वस्तु विरामावस्था में भी हो सकता है या गति में भी हो सकता है। तो जब वस्तु गति में रहे या विराम में रहे, तो हमेशा उस पर घर्षण लगता है। इसलिए यहाँ पे वस्तु अगर विराम में है तो इस पर लगेगा स्थैतिक घर्षण। कैसा? स्थैतिक मतलब उसमें क्या है? स्थित है वस्तु, तो उस पर स्थैतिक घर्षण लगेगा। जब वस्तु स्थित रहेगा एक जगह पर तो उसको स्थैतिक घर्षण लगेगा, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण क्या है? अभी हम आप देख ही लिए थे कि वस्तु जब स्थिर रहेगा, जैसे मान के चलो ये मार्कर है, ये मार्कर अभी एक जगह पर रुका हुआ, तो इस पर कौन घर्षण रहेगा? स्थैतिक घर्षण रहेगा। जैसे मान के चलो ये किताब है, ये किताब है, अभी रुका हुआ है, तो कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। अब इसको चलाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो चलेगा, ठीक है। तो जब वस्तु स्थित रहेगा तो उस पर कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण का मतलब वो होता है कि मैक्सिमम घर्षण होता है। जैसे मान के चलो मैं इसी किताब का एग्जांपल दिया था, जैसे ये किताब रुका रहेगा, ठीक है। अब इसको धकेलने के लिए हम इसको, क्योंकि इस पर स्थैतिक घर्षण लग रहा है, इसको धकेलने के लिए एकदम मैक्सिमम फोर्स जो लग जाएगा। अब जो है इसके बाद थोड़ा सा भी बल बढ़ाएंगे तो ये वस्तु गति में आ जाएगा, वस्तु गति में चलाएगा, गति में चलाएगा। लेकिन इसको गति में लाने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगाए हैं, और उसी मैक्सिमम मतलब गति में आने से पहले, जैसे ऐसे करके जो धकेल रहे हैं, ऐसे पूरा गति में आने से पहले की जो क्षण होगा वहाँ पे मैक्सिमम घर्षण लगता है। उसी को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। एकदम सीमांत, लिमिटिंग है। मैक्सिमम घर्षण को सीमांत घर्षण कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा भी बल बढ़ाया जाएगा तो वस्तु गति में चलाएगा। सीमांत घर्षण समझ गए?
गति में आने से जो पहले का क्षण होगा वहाँ पे जो है सीमांत घर्षण काम करेगा, सीमांत घर्षण। ठीक है। अब देखिए ये गतिक घर्षण है। गतिक घर्षण दो तरीके की हो सकती है, क्योंकि वस्तु एक तो सर्पी हो सकता है, वस्तु सर्पी हो सकता है, सर्पी घर्षण। एक हुआ लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण। ठीक है। ये सर्पी घर्षण ऐसे होता है जी, क्योंकि हम यहाँ पे गतिक घर्षण में पढ़ रहे हैं। गतिक घर्षण दो तरह के हम बताएं, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण, रोलिंग फ्रैक्शन। ठीक है। स्टैंडिंग फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग एक मिनट, इसका इंग्लिश में एक बार देख लेते। स्लाइडिंग फ्रैक्शन है, देखिए स्लाइडिंग फ्रैक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन है। ठीक है। अब वो कौन है? रोलिंग फ्रैक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन ये है कि मान लो कोई वस्तु है, उसको आप धकेल रहे हो। जैसे मान के चलो ये कोई सरफेस है, सतह है, अब इस पर एक ये वस्तु रखा हुआ है। ठीक है। अब आप इस पर बल लगा रहे हो, इस पर एकदम से बल लगा रहे हो आप, और वस्तु इधर की ओर चल रही है। तो वस्तु को जो आप धकेल रहे हो ना, और वस्तु जो गति में है उस पर सर्पी घर्षण काम करेगा। जैसे आप बचपन में खेले होगे, जैसे मान के ये सड़क है, आप ये सलाई का खोलिया ले लेते होगे, सलाई का जो डाला है टेलर, उसी टेलर में कुछ गिट्टी उट्टी भर दिया करते होगे, धागा लगा के। अब यहाँ पे हो, आप इसको पकड़ के खींचते हो। अब यहाँ से जो आ रहा है, इसके दोनों के सतह पर जो बल लगेगा, घर्षण लगेगा, वो कौन सा घर्षण होगा? सर्पी घर्षण, क्योंकि आप खींच रहे हो उसको। ठीक है। वहीं पे लोटनी घर्षण में आ जाओ। लोटनी घर्षण में क्या होता है कि वस्तु घड़कता है। किसी वस्तु को डगरा दो तो लोटनी घर्षण हो जाएगा। नहीं, कोई वस्तु घड़क जाएगा, घड़क जाने पर, जैसे ट्रक चलता है तो वो घड़क के चलता है, तो लोटनी घर्षण हो जाएगा। कौन सा घर्षण हो जाएगा? लोटनी घर्षण होगा। देखो, जैसे अगर हम कहेंगे कि लोटनी, सर्पी घर्षण को लोटनी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें टायर लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। सर्पी है, अगर यही सर्पी है, इसमें अगर हम टायर लगा देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? लोटनी हो जाएगा। अब ये घड़केगा, ना कि सरकेगा। सरकेगा नहीं, घड़केगा। अगर हम लोटनी को सर्पी में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? लोटनी को सर्पी में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? टायर को खोल देना पड़ेगा। जैसे ट्रक का टायर अगर खोल देंगे तो वो सरकेगा, ना कि घड़केगा। सरकना मतलब खींच के आना, और घड़कना मतलब रोलिंग करके जाना, रोल करेगा। नहीं, अगर हम सर्पी है तो ये सरकेगा, स्लाइड करेगा। ठीक है। अब इसी को हम मान लो हमको रोलिंग करना है तो इसमें टायर लगा देंगे। अगर इसको टायर वाले को टायर खोल देंगे तो ये उसमें बदल जाएगा, सर्पी में बदल जाएगा, स्लाइड करेगा वस्तु। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। ठीक है। देखो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो कि घर्षण को कम करने की कई तरीके होते हैं। घर्षण को कम करने की पहला तरीका ये है कि सतह को जो है ना, सतह को क्लीन कर दो, क्लीन कर दो। सतह को जो है वो कर दो, छील दो, मतलब सॉफ्ट बना दो। जैसे एक तख्ता को चीर के लाए हो, तख्ता में रंडा मार दिए। तख्ता में क्या मार दिए? रंडा। तो उस रंडा मार के जो है सतह की प्रकृति को क्या कर रहे हैं? हम चेंज कर रहे हैं। रंडा मार देंगे तो सतह एकदम क्या हो जाएगा? फिसलने वाला हो जाएगा, चमकीला सतह हो जाएगा। चमकीला नहीं, चिकनी सतह हो जाएंगे। तो जब चिकनी सतह होगा, सॉफ्ट होगा, तो उस पर घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। तो सतह की प्रकृति पर कैसा होगा? अगर हम सतह को चिकने कर रहे हैं तो वहाँ पे
जैसे टाइल्स है, तो टाइल्स एक चिकना चीज़ है, उस पर घर्षण कम होगा, लेकिन वहीं ऐसे सीमेंट से ढाल देंगे, सीमेंट वाला रोड को देख रहे हो, वो क्या हो जाएगा, उसकी सतह पर खुरदुरा ज़्यादा है, इसीलिए उसका कैसा होगा, घर्षण भी ज़्यादा होगा। तो सतह अगर कैसा होगा, सतह अगर सॉफ्ट होगा या क्या कहते हो, चिकना होगा, तो घर्षण कैसा होगा, घर्षण कम होगा। वही सतह अगर रफ होगा, मतलब खुरदुरा होगा, खुरदुरा होगा तो घर्षण क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, घर्षण यहाँ पे ज़्यादा होगा, अरे घर्षण ज़्यादा होगा। दूसरा तरीका ये है कि इस पर क्या कर दो, दूसरा तरीका, एक तो सतह को हम बदल रहे हैं, दूसरा वस्तु के आकृति में परिवर्तन कर देंगे। आकृति, जैसे मान के चलो वस्तु ऐसा है, इस पे कांटा टाइप का है, अब इसको आप जो खींच रहे हो, तो क्या करेगा, ये वस्तु जैसे मान के चलो इतना बड़ा पत्थर है और उस पर कांटे टाइप का उभड़ा हुआ है, तो उसको खींचने में ज़्यादा मेहनत लगेगा ना। अगर वहीं पे इस वस्तु को सीधा सिंपल कर देंगे, कांटा वाला नहीं रखेंगे, इसको तोड़ देंगे, अब ऐसा बना दिए, तो ऐसा बनाने पर क्या करेगा, वस्तु की आकृति में बदलाव आ गई, मतलब वस्तु की क्या हो गई, आकृति में बदलाव आ गई, सिर्फ एकदम चिकना हो गया, तो घर्षण कम पड़ेगा, आप खींच लो नहीं, ठीक है। तो एक तो वस्तु की आकृति में बदलाव करके हम जो है घर्षण को कम कर सकते हैं। तीसरा यह है कि लुब्रिकेट, स्नेहक का प्रयोग कर लो, स्नेहक का प्रयोग कर लो। अब ये स्नेहक जो है, जैसे ये स्नेहक दो तरह का होता है, एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होता है स्नेहक, ये तीसरा चरण का है। ठोस में ग्रेफाइट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पाउडर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, मोबिल, ये भी घर्षण को कम करता है कि नहीं करता है। ग्रीस, ये भी घर्षण को कम करता है। तेल, ये भी घर्षण को कम करता है, नहीं करता है। ग्रेफाइट जो आप रेड जो है, रेड को जो ऐसे करके घुमा के जो ऐसे करके निकालते थे, रेड मतलब पेंसिल, उसके अंदर जो कड़िया वाला भाग होता है जिसे लिखता है वो ग्रेफाइट है। और रबर, जैसे कैरम बोर्ड पर रबर डालते हो तो उस पर घर्षण कम होता है, तभी तो वो स्टाइगर ज़्यादा चलता है ऐसे करके। उसी के जगह पर अगर ग्रेफाइट डाल दोगे तो ज़्यादा स्टाइगर चलेगा और ज़्यादा स्पीड से चलेगा। तो घर्षण को ये कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मशीन में पार्ट पुर्जा में यही लगता है, ग्रीस, तेल, मोबिल, ये सब। तो ये क्या है, लुब्रिकेट है। लुब्रिकेट मतलब स्नेहक है, और ये क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है, ठीक है। ये हो जाएगा स्नेहक। अब आइए अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन, प्रतिक्रिया बल है, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल है। अब इससे क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये सतह है कोई और ये आपका पैर है, ये क्या है, आपका पैर है। अब मान के चलिए कि आपका पैर जो है ज़मीन पे दाब लगाएगा, एक दाब लगाएगा ज़मीन पे दाब लगाएगा, तो ज़मीन भी उधर से प्रतिक्रिया बल लगाएगा। एक तो क्रिया किया, ये क्या हुआ, पैर हमारा क्रिया किया ज़मीन पर, लेकिन ज़मीन भी प्रतिक्रिया कर दिया। जितना बल हम नीचे लगाए थे उतने बल हमको ऊपर से नीचे से भी मिल रहा है, ये प्रतिक्रिया बल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, एक्शन के प्रति रिएक्शन, समझ रहे हैं। अब हम जो है
यहाँ पे क्या करेगा, जब प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होगा तब तो हमारा पैर नहीं धंसेगा, अगर प्रतिक्रिया बल कमज़ोर हो जाएगा तो पैर धंस जाएगा। वहीं कीचड़ में क्या होता है, प्रतिक्रिया बल कम होता है इसीलिए वो धंस जाता है। नहीं, प्रतिक्रिया बल मतलब कितना उठा रहा है, ऊपर उठा रहा है। थामने का काम समझ में, देहाती में कहता है थाम के रखो। थाम का मतलब लोड ले, अगर ये लोड नहीं लेगा, मतलब प्रतिक्रिया बल मतलब लोड लेने की क्षमता, अगर लोड नहीं लेगा तो ये धंसेगा नहीं। अगर कीचड़ में लोड लेने की क्षमता ही नहीं है इसलिए धंस जाता है। इसका मतलब है कि कीचड़ का प्रतिक्रिया बल कम है इसीलिए धंस जाता है। जैसे बालू पे आप दौड़ते हैं तो उस पर दौड़ना कठिन होता है कि आसान? कठिन। क्यों? प्रतिक्रिया बल कम है, पैर धंस जाता है। वहीं पे एक बात और, ये कंफ्यूज मत होना, बर्फ़ क्या है, बर्फ़ की प्रतिक्रिया बल तो है, बर्फ़ में पैर नहीं धंसेगा, लेकिन उसकी सतह चिकनी है ना। हम अभी बताए थे सतह के चिकनी होने पर भी घर्षण बल कम हो जाता है। तो सतह अगर चिकनी है तो घर्षण बल तो कम हो, इसीलिए बर्फ़ पर फिसल जाते हैं। समझ रहे हैं? ये प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्रतिक्रिया बल क्या है? वस्तु द्वारा हम पर लगाए गए या थामने की लोड लेने की क्षमता को ही प्रतिक्रिया बल हम कहेंगे। जैसे टेबल पर किताब रखेंगे, टेबल पर जैसे मान के चलिए किताब रख दिए, तो हमारा ये क्रिया किया, टेबल पर किताब क्रिया कर रहा है कि हमको अंदर जाना है, लेकिन टेबल हम पर प्रतिक्रिया कर रहा है कि तुमको अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि टेबल का प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होता है, मतलब लोड लेने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको गिरने नहीं देता। प्रतिक्रिया बल लोड लेने की क्षमता है। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं। एक तो प्रतिक्रिया बल हो गया, प्रतिक्रिया बल हो गया। दूसरा आप घर्षण गुणांक देखिए, घर्षण गुणांक। फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट घर्षण गुणांक है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट का क्या मतलब है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मतलब ये है कि कितना दो वस्तु के बीच में कितना घर्षण लग रहा है वो बताता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट का डायरेक्टली सूत्र ये होता है कि फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंस फोर्स, रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंस फोर्स का, प्रतिक्रिया बल का, और यही क्या हो जाता है, ये म्यू आ गया कांस्टेंट। अगर समानुपाती को बराबर करते हैं तो ये कांस्टेंट जुड़ जाता है। यही कांस्टेंट क्या है, यही कांस्टेंट हमारा हो जाएगा ये घर्षण गुणांक। ठीक है, ये म्यू को, आर को इधर लाए हैं और म्यू अकेला रह गया, आर को इधर लाएंगे तो एफ बटे आर। ठीक है, ये घर्षण गुणांक हो जाएगा। ये घर्षण गुणांक जितना अधिक होगा घर्षण उतना ही ज़्यादा होगा, घर्षण गुणांक जितना कम होगा घर्षण उतना ही कम होगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट समानुपाती है, डायरेक्ट सीधा संबंध है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा, इसके बटे में नहीं कुछ है तो एक डाल दो, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट सीधा संबंध। इसीलिए कहें कि म्यू अगर ज़्यादा होगा, घर्षण गुणांक ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण ज़्यादा लगेगा, घर्षण गुणांक कम होगा तो घर्षण भी कम लगेगा। ठीक है, ठीक है। एक वो सवाल है, हम देखते हैं, मतलब बनाते हैं। कहता है कि अगर एक समतल तल पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है, 40 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन है, वहीं दूसरी कहता है कि घर्षण गुणांक 2 है तो प्रतिक्रिया बल निकालो। म्यू 2 है, 2 प्रतिक्रिया बल कितना होगा, मतलब आर का मान पूछ रहा है, आर का मान नहीं निकाल लोगे। म्यू दिया है 2, एफ कितना है, ये 40, आर ये है तो हम इधर ले आएंगे, आर ये हो जाएगा 40 बटे 2, 20 हो जाएगा। रिएक्टेंस जो है
मतलब प्रतिक्रिया बल 20 न्यूटन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। यही तो कह रहा था कि प्रतिक्रिया बल ये हो जाएगा। अब दूसरा ले लो। अगर कहता है फ्रिक्शन फोर्स अगर कितना हो, 5 हो और प्रतिक्रिया बल 10 हो तो म्यू निकालो। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5/10 आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है। वैसे प्रतिक्रिया बल जो है, ये प्रतिक्रिया बल कह रहे हैं, ये घर्षण गुणांक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं ना होगा, ये फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं ना हो सकता है इससे, क्योंकि हम जो बल लगा रहे हैं उससे ज़्यादा फ्रिक्शने हो जाएगा तो हमको चलने ही नहीं देगा, इसीलिए 1 से कम होता है। और नॉमरिकल बनाओगे? अब नॉमरिकल नहीं। देखो, एक है कोण पर एंगल पर आधारित है, एंगल पर आधारित। अगर किसी वस्तु का एंगल जितना बड़ा होगा उसका फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, म्यू इक्वल टू tan थीटा। थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा घर्षण उतना ही कम लगेगा। जैसे इसका वैल्यू 30 है मान के चलो, तो म्यू इक्वल्स tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। अब इसी को और उठा दो, 45 पे ले आए, इस पे घर्षण, जैसे इस पर गुटका है। ठीक है, अब इसको इधर सरक रहा है, ये इधर सरक रहा है तो कम कम गिरेगा ना, क्योंकि इस पर घर्षण अभी ज़्यादा लग रहा। अब इस गुटका को ले लो, हेल के गिर जाएगा, ये हेल जाएगा। तो 45 पे क्योंकि उठ गया है, एंगल बढ़ा है तो घर्षण भी कम जाएगा, एंगल बढ़ने पर घर्षण कम होगा। तो अब यहाँ म्यू निकालो, म्यू 45, tan 45 का वैल्यू निकालो, 1 होता है, क्योंकि एंगल बढ़ने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, नहीं ये होता है। 2 फार्मूला और घर्षण के तहत बच गया है। अब देखो, एक होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, v इक्वल टू म्यू जी, ये टाइम के रिस्पेक्ट में। एक होता है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, v² 2 म्यू जी। अब ये समझो क्या है टाइम के रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर जा रहा है तो उसको अगर हम रोकना चाह रहे हैं तो कितना समय लगेगा रुकने में। जैसे कोई वस्तु गतिमान है, उसको रोक रहे हैं, तो उसको रोकने में, जो हम खींच रहे हैं उसको रोकने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। एक नॉमरिकल इस पर देखते हैं। कहता है 150 मीटर पर सेकंड की चाल से कोई वस्तु चल रही है और घर्षण गुणांक v 150 मीटर पर सेकंड है और म्यू दिया है, घर्षण गुणांक दिया है ये 5 है। तो कहता है रुकने में कितना समय लगेगा, रुकने में कितना समय लगेगा। तो t इक्वल टू, समय पूछ रहा है जी, t पूछ रहा है, तो t इक्वल टू 150 गुणे में कितना हो जाएगा, म्यू 5 दिया है, 5। आप लोग गुरुत्वाकर्षण पता है आपको, 10, नॉमरिकल में 10 ले लेते हैं, 5 0 से 0 कट जाएगा, 5 दिया 15, तो ये क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें एक नॉमरिकल इस पर भी ले लेते हैं। कहता है 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से, कहता है 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो भी दिया हुआ है। कोई वस्तु गतिशील है, यदि तल का घर्षण गुणांक 2 है, घर्षण गुणांक दिया है, ये म्यू दिया है, कितना है 2, तो वस्तु कितनी दूर जाके रुकेगी, ये पूछ नहीं रहा कि समय कितना लगेगा, कितनी दूर जाएगी, मतलब ये विस्थापन पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है।
एस पूछ रहा है, इसका मतलब ये एस इक्वल्स हो जाएगा भी स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा। म्यू 2 है, क्योंकि पहले 2 है तो 2 को 2 लिख दिए। अब म्यू जो है इसका वैल्यू 2 गुणे 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 का 4, तो 10 आ जाएगा। 10 मीटर पर जाके रुकेगी। समझ गए? अब घर्षण चैप्टर समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।